शुरू करते हैं। Complete the flowing sentences. The old banyan tree did not belong to grandfather but only to the boy because पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो ओल्ड बनियन ट्री था वो सिर्फ अब उस लड़के से बिलोंग करता था, ना कि उसके ग्रैंडफादर से। ऐसा क्यों था? क्योंकि द ओल्ड मैन वॉज नॉट स्ट्रोंग इनफ टू क्लाइंब इट, क्योंकि जो वो बूढ़े आदमी थे वो अब उस पर नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए वो अब उसका लड़के का हो गया था पूरा पेड़। नेक्स्ट है द स्मॉल ग्रे स्क्विरल बिकम फ्रेंडली व्हेन, जो छोटी गिलहरी थी पेड़ पर वो अब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी उस लड़के के साथ। ऐसा क्यों था? क्योंकि व्हेन इट फाउंड दैट द बॉय कैरिड नो कैटापल्ट और एयर गन इन हिज हैंड। तो ऐसा क्यों हुआ था, वो फ्रेंडली क्यों हो गई थी? क्योंकि जब उसने देखा कि उस लड़के के हाथ में ना तो कोई कैटापल्ट है और ना ही कोई एयर गन है जिससे कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सके, तो वह उसके साथ फ्रेंडली हो गई। When the boy started to bring him pieces of cake and biscuit, the squirrel, जब वो लड़का अपने साथ कुछ केक के कुछ छोटे छोटे पीसीज और बिस्किट लाने लगा, तो स्क्रिल जो गिलहरी थी वो क्या करती थी? बिकम बोल्ड इनफ टू टेक पीसीज ऑफ फूड फ्रॉम हिज हैंड, वो छोटी सी गिलहरी उसके हाथ में से अपने आप ही वो खोस कर ले जाती थी। नेक्स्ट है इन द स्प्रिंग द बनियन ट्री, जो स्प्रिंग के मौसम में बनियन ट्री में क्या होता था? वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, मतलब कि जो छोटे छोटे फ्रूट्स टाइप होते हैं वो फिग्स वो आने लग जाते थे। और क्या होता था? एंड बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड, मतलब कि हर तरह की चिड़ियाँ, अलग अलग चिड़ियाँ वहाँ पर उस पर पेड़ पर आकर बैठने लग जाती थी स्प्रिंग के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बनियन ट्री सर्व्ड द बॉय एज आ, जो बनियन ट्री था वो बॉय के लिए क्या कर काम करता था, मतलब कैसे यूज़ करता था वो लड़का उसको ट्री को? वो क्या करता था? उस पर रीडिंग रूम वेयर ही हैड मेड आ रफ प्लेटफॉर्म टू सिट एंड रीड बुक्स, उसने अपने वहाँ पर क्या कर लिया था? पेड़ पर लड़के ने एक छोटा सा कमरा बना लिया था एज अ लाइब्रेरी की तरह, और वहाँ पर वह अपनी बुक्स पढ़ता था बैठकर। द यंग बॉय स्पेंट हिज आफ्टरनून्स इन द ट्री, जो वो छोटा लड़का था, जवान लड़का, यंग बॉय, वो अपनी जो ज़्यादातर दिन थे, जो दोपहर का टाइम होता था, वो उस पेड़ पर बिताता था। और वो क्या करता? लीनिंग अगेंस्ट द ट्री रीडिंग स्टोरी बुक्स, वो क्या करता था? उस पेड़ के सहारे बैठा रहता था और स्टोरी बुक्स पढ़ता रहता था उस पर बैठकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब हमें आंसर देना है। फर्स्ट है इट वाज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस। अब इसमें क्या है? इसका आंसर देना हमें इट वाज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, जो वो बैटल थी, लड़ाई थी, वो दो चैम्पियंस के बीच में थी। अब इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? व्हाट क्वालिटीज डिड द टू चैम्पियंस हैव, उन दो मतलब जो चैम्पियन थे उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पिक आउट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पैराग्राफ अबव दिस लाइन इन द टेक्स्ट एंड राइट देम डाउन, मतलब कि हमने जो पैराग्राफ पढ़ा, मतलब कि जो चैप्टर पढ़ा है हमने, उनमें इनकी कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, वो हमें इनमें लिखनी है। सबसे पहले है मोंगूज। मोंगूज की क्या क्या क्वालिटीज़ दी गई हैं? सुपर फाइटर होता है ये, वेरी क्लेवर एंड स्विफ्ट होता है, और मेड कैलकुलेटेड मूव, मतलब कि बहुत सोच समझ कर मूव करता है, एकदम से कर देता है मूव जब भी उसे लगता है कि अटैक होने वाला है। और कोबरा की क्या है? स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड चैम्पियन फाइटर होता है ये। और है हैड अ ब्रॉड हुड एंड पॉइजनस टीथ, इसके जहरीले दांत होते हैं। और है स्विफ्ट इन स्पीड एंड अटैक, बहुत तेज़ी से स्पीडली अटैक कर सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द कोबरा एंड द मंगूज डू टू शो देयर readiness फॉर द फाइट? एंड द आंसर इज द कोबरा प्रोड्यूस्ड a hissing sound to challenge the mongoose to a fight. It raised 3 feet of its body off the ground. It spread its broad hood. The mongoose buzzed its tail. The long hair on its back also stood up. Next question is who were the other two spectators? वहाँ पर दो और स्पेक्टेटर्स, मतलब जो उस लड़ाई को देखने वाले थे, वहाँ पर दो और देखने वाले थे, स्पेक्टेटर्स थे। व्हाट डिड दे डू, उन दोनों ने क्या किया?
डिड दे वॉच, क्या वो देख रहे थे, और डिड दे जॉइन इन द फाइट, और क्या उन्होंने उस लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। और एंड द आंसर इज इन एडिशन टू द नरेटर द टू अदर onlookers of the fight were a myna and a wild crow. First of all, they sat on the cactus plant to watch the outcome of the fight. In the end, they took part in the game. Both tried to pick up the cobra for their meal. The crow got beaten and died. The mongoose dragged the snake away into the bushes. The myna also flew away. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द डिस्क्रिप्शंस बिलो ऑफ व्हाट द स्नेक डिड एंड व्हाट द mongoose डिड। अरेंज देयर्स एक्शंस इन द प्रॉपर ऑर्डर। अब हमें नीचे कुछ लाइंस दी गई हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, तो हमें वो उल्टी पुल्टी करके दी गई हैं। हमें उन्हें एक ऑर्डर में, सही ऑर्डर में लगाना है। हमें उनके बताने हैं कि पहले ये लाइन आनी चाहिए, फिर उसके बाद ये किया था उसने, फिर उसके बाद 3 नंबर पे ये किया था, तो वो हमें ऑर्डर वाइज लगानी है। अब जो फर्स्ट साइड है उसमें पहले mongoose के बारे में दिया गया और उस सेकंड लाइन में फिर कोबरा की दी गई है। तो हमें सबसे पहले जो मैंने नंबर लिखे हैं उस ऑर्डर में लगेंगे। जैसे कि पहला है ट्राइड टू मेमोराइज द mongoose, देन स्ट्रक ऑन द साइड दैट द mongoose प्रिटेंडेड टू अटैक, then struck again and missed, struck the crow and chased to struggle। उसके बाद कोबरा ने क्या किया, सबसे पहले refused to look into the snake's eyes, मतलब कि ये कोबरा की बताई गई है लेकिन mongoose की तरफ से, कि mongoose ने कोबरा को कैसे हराया। मतलब कि पहले उसने क्या किया, उसकी आंखों में नहीं देखा, स्नेक की आंखों में कोबरा उसने mongoose ने। उसके बाद क्या किया, प्रिटेंड टू अटैक द कोबरा ऑन वन साइड, उसने एक साइड अटैक करना शुरू किया कोबरा के। फिर उसने क्या किया, स्प्रैंग असाइड जंप्ड इन एंड बिट, और उसके बाद एकदम से दूसरी तरफ कूदा और उसने उसको काट लिया। ग्रैब्ड द स्नेक एंड बाय द स्नाउट एंड ड्रैग्ड द स्नेक इनटू द बशेज, और उसे खींचकर झाड़ियों में ले गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड टू द क्रो इन द एंड। जो क्रो था उसको मतलब आखिरी में क्या हुआ था उस क्रो के साथ। एंड द आंसर इज इन द एंड द क्रो गोट बीटन बाय द कोबरा एंड इट फेल डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द माइना डू फाइनली। जब वो मैना वहाँ पर बैठी थी उसने आखिरी में क्या किया, और आंसर है द मैना फ्लू टू द ग्राउंड, लुक्ड इनटू द बशेज, गेव अ श्रिल क्राई एंड फ्लू अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट, ए के भी आगे पार्ट दिए गए हैं, वर्किंग विद लैंग्वेज। द वर्ड राउंड यूजुअली मीन्स अ काइंड ऑफ शेप। वैसे तो राउंड का मतलब क्या होता है, गोल आकार की शेप, बट वट इट इज़ इट्स मीनिंग इन द स्टोरी। लेकिन स्टोरी के अंदर इस वर्ड का क्या मीनिंग है ये हमें बताना है। एंड द आंसर इज द वर्ड राउंड इन द स्टोरी मीन्स द सेकंड कोर्स ऑफ अ फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 वर्ड्स इन द फ्लोइंग पैराग्राफ। देखिए हमें नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, हरी लीव्स फॉर वर्क एट 9 एवरी मॉर्निंग, ये दिया गया पैराग्राफ। उसके बाद हमें क्या करना है, विच आर जनरली एसोसिएटेड विद ट्रीज। हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ में 5 ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि प्लांट से मतलब कि पेड़ों से या पौधों से रिलेट करते हैं। और बट हेयर दे हैव बीन यूज्ड डिफरेंटली, लेकिन इस पैराग्राफ में वो अलग तरीके से यूज़ हुए हैं वही वर्ड्स, लेकिन उनका मीनिंग पेड़ पौधों से भी रिलेट करता है। उन वर्ड्स को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो देखिए मैंने किए हुए हैं, जैसे हरी लीव्स फॉर वर्क एट 9 एवरी मॉर्निंग। तो इस लाइन में जो लीव्स हैं उसका मतलब पत्तियां भी होता है, इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया इस वर्ड को। उसके बाद है ही वर्क्स इन द लोकल ब्रांच ऑफ द फर्म ऑफ विच हिज अंकल इज़ द ओनर। यहाँ पर ब्रांच आ गया, ब्रांच को अंडरलाइन कर दिया, पेड़ से रिलेट करता है ये भी। हर सक्सेस इज़ रियली द फ्रूट ऑफ हिज ओन लेबर। ही इज़ हैप्पी बट ही हैज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम। द रूट cause of his problem is a stray dog near his office. The dog welcomes Hari with a loud bark every day.
तो देखिए यहाँ पर जो 5 वर्ड्स हैं जो उससे रिलेट करते हैं पेड़ से, ट्री से, वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं इस पैराग्राफ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वर्ड्स इन द बॉक्स आर ऑल वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मूवमेंट। यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, ये सभी वर्ड्स मूवमेंट मतलब कि हलचल से रिलेट करते हैं। इधर भागना, उधर भागना, आगे पीछे उछलना, ऐसे वर्ड्स से रिलेट करते हैं। हमें क्या करना है, इन्हें अपने सेंटेंस पे फिल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है व्हेन ही बिगेन टू ट्रस्ट मी द स्क्वेल बिगम। व्हेन ही बिगेन टू ट्रस्ट मी द स्क्वेल बिगेन डैश इनटू माय पॉकेट्स फॉर मोर्शल्स ऑफ केक। क्या इसका मीनिंग है कि जब वो गिलहरी मुझ पर विश्वास करने लग गई थी तो वो मेरी पॉकेट में से क्या करती थी, केक निकालती थी। मतलब निकालना का यहाँ गया डेल्विंग, तो यहाँ पर यूज़ हुआ डेल्विंग। आई सा अ कोबरा डैश आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस ग्लाइडिंग। द स्नेक हिज फोक्ड टंग डैश इन एंड आउट। वो अपनी जीभ को अंदर बाहर निकाल रहा था जो सांप था, तो क्या आएगा डार्टिंग। When the cobra tried to bite it, the mongoose dash aside. When the cobra tried to bite it, मतलब कि जब कोबरा मोंगूज को मारने की कोशिश कर रहा था तो मोंगूज ने क्या किया, एकदम से दूसरी तरफ उछल जाता था, तो क्या आ गया, स्प्रैंग करता था, स्प्रैंग। द स्नेक डैश हिज हेड डैश टू स्ट्राइक द क्रो। द स्नेक ने क्या किया, एकदम विप्ड किया अपने, मतलब कि जो अपना सिर था एकदम से हिलाया और जो क्रो थी उसकी पीठ पर मार दिया और वो वहीं पर गिर गई। द बर्ड्स डैश एट द स्नेक, मतलब कि जो बर्ड था उसने क्या किया था स्नेक के ऊपर, डाइव, मतलब कि उसके ऊपर से गई थी, डाइव्ड किया था, छलांग लगाई थी। नेक्स्ट है फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच शो थिंग्स स्ट्राइकिंग वॉयलेंटली अगेंस्ट ईच अदर। मतलब कि यहाँ पर हमें ना कुछ वर्ड्स, पूरी स्पेलिंग नहीं दी गई, उनके बीच के कुछ वर्ड्स मिसिंग कर दिए गए हैं, हमें उन वर्ड्स को इसमें लिखना है। जैसे कि पहला है द कोबरा स्ट्रक द क्रो हिज स्नाउट डैश अगेंस्ट इट्स बॉडी। मतलब कि यहाँ पर क्या दे दिया गया, TH और ING दे दिया गया, इसके बीच के अक्षर बताने हैं, तो क्या बनेगा थडिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा UDD। नेक्स्ट है द क्रो एंड द मैना C-LL डैश 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 इन मिड एयर। मतलब कि बीच में हवा में क्रो और माइना ने क्या किया था, कोलाइड, मतलब कि वो टकराए थे। और ये देखिए आपको लास्ट में यहाँ पर इस सेंटेंस में दिख रहा होगा 13, पिछले वाले में था 15 लास्ट में लिखा हुआ वर्ड के। सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जैसे थर्ड में है 14, इसका मतलब है कि जो चैप्टर है उसमें जो पैराग्राफ नंबर 13 है उसके अंदर इस लाइन का मीनिंग दिया गया है। मतलब कि जो हमें वर्ड लिखना है वो पैराग्राफ नंबर 13 में मिलेगा। वैसे ही जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो वर्ड हमें लिखना है उसका वो आपको 50 नंबर पैराग्राफ में मिलेगा। ऐसे ही जैसे अब थर्ड है द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक बट डैश इनटू ईच अदर इंस्टेड। अब जो हमें इसमें वर्ड लिखना है वो हमें कौन से पैराग्राफ में मिलेगा, 14 पैराग्राफ में। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप 14 पैराग्राफ में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर आएगा बम्प्ड, BUMPED, बम्प्ड। नेक्स्ट है लुक एट दिस सेंटेंसेस। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ग्रे कलर का बॉक्स है, एक पिंक कलर का बॉक्स है। हमें क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ पर वुड और कुड का यूज़ हुआ है हमें वो वर्ड्स अंडरलाइन करके दिखाने हैं। हमें मतलब कि ये पैराग्राफ रीड करना और देखना है कि कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं जहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है और कुड का यूज़ हुआ है। अब हमें ये तो एक एज ए एग्जाम्पल दिया गया है, हमें करना क्या है, चूज़ वुड एंड कुड टू रिप्लेस द इटैलिकाइज्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें क्या करना है, नीचे जो हमें ये पैराग्राफ दिए गए हैं, ग्रैंडफादर सेज इन द ओल्ड डेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पैराग्राफ दिए गए हैं। इनमें हमें जो ये सेंटेंस दिए गए हैं हमें हर एक लाइन में जो जैसे वर एबल टू,
ये इटैलिक्साइज्ड पोर्शन में दिए गए हैं तीनों वर्ड, तो हमें इन्हें हटाकर कुड या वुड का इस्तेमाल यहाँ पर करके दिखाना है। जैसे कि फर्स्ट लाइन है, एलिफेंट्स वर एबल टू फ्लाई इन द स्काई लाइक क्लाउड्स। यहाँ पर हमें वर एबल टू को हटाकर क्या लगा दिया, कुड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आ गया एलिफेंट्स कुड फ्लाई इन द स्काई लाइक क्लाउड्स। और नेक्स्ट है, दे कुड ऑल्सो एबल टू चेंज देयर शेप्स, दे वुड टू फ्लाई बिहाइंड क्लाउड्स एंड फ्राइटन दैम। पीपल यूज्ड टू की जगह आ गया वुड, पीपल वुड लुक अप एट द स्काई इन वंडर। बिकम देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, ही यूज्ड टू की जगह आ गया वुड, ही वुड गेट अप विद द सन एंड ही यूज्ड टू गो टू बेड विद द सन लाइक द बर्ड्स। नेक्स्ट है, लाइक द ओल ही वॉज एबल की जगह आ गया कुड, ही कुड टू सी क्वाइट वेल इन द डार्क, ही वॉज एबल टू की जगह आ गया कुड, ही कुड टेल हु वॉज कमिंग बाई लिसनिंग टू देयर फुटस्टेप्स। तो यहाँ पर हमें कुड और वुड का यूज़ करके दिखाना था, जो हमने दिखा दिया। नेक्स्ट है, लुक एट दिस सेंटेंसेस, द ट्री वॉज ओल्डर देन ग्रैंडफादर वॉज 65 ईयर्स ओल्ड। हाउ ओल्ड वॉज द ट्री, कैन यू गैस। देखिए जो सेंटेंस दिया गया, फर्स्ट का मतलब है कि जो पेड़ है वो ग्रैंडफादर से भी पहले का है, पुराना है ग्रैंडफादर से भी, और ग्रैंडफादर 65 ईयर्स के हैं। मतलब कि अगर दादाजी ही 65 साल के हैं और पेड़ उनसे भी पुराना है, तो वो 65 साल से भी पुराना हुआ। तो हमें क्या आप इसमें कहा गया कि क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो जो पेड़ है कितना पुराना होगा। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है, द ट्री वॉज एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। मतलब कि हमें जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें दिया गया था कि जो ट्री है वो इतना पुराना है जितना कि देहरादून खुद है, देहरादून शहर जितना पुराना है उतना ही पुराना ये पेड़ है। अब सपोज करते हैं कि जो देहरादून है वो 300 साल पुराना है, 300 ईयर्स ओल्ड। हाउ ओल्ड इज़ द ट्री, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पेड़ है वो कितना पुराना है। व्हेन टू थिंग्स आर द सेम इन सेम वे वी यूज़ एज। हेयर इज़ अनदर सेट ऑफ एग्जाम्पल्स। अब इसमें क्या दिया गया है, जब भी कोई दो चीज़ों को सेम वे में दिखाना हो, मतलब कि जैसे कि हमें बताना है कि ये लड़का इतने साल का है जितने साल का ये लड़का है, मतलब कि दो लड़कों की एज बतानी है, उनकी सेम बतानी है, तो हम ये कह देते हैं कि राम भी उतनी ही उम्र का है जितनी उम्र का श्याम है। तो ऐसे ही हमें पेड़ के बारे में भी हम कह सकते हैं कि पेड़ इतना पुराना है जितना कि देहरादून है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इससे अंदाज़ा हो गया कि कितना पुराना हो सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मिस्टर सिन्हा इज़ 160 सेंटीमीटर टॉल। जो मिस्टर सिन्हा है वो 160 सेंटीमीटर लंबे हैं। मिस्टर गुप्ता 180 सेंटीमीटर लंबे हैं और मिसिस गुप्ता 160 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो क्या यहाँ पर क्या बनेगा, मिसिस गुप्ता इज़ एज टॉल एज मिस्टर सिन्हा। मिसिस जो गुप्ता हैं वो इतनी ही लंबी हैं जितनी कि मिस्टर सिन्हा हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ये यूज़ नहीं किया कि 160 मीटर एज टॉल एज 160 मीटर, मतलब कि यहाँ पर हमने क्या बता दिया कि इतनी ही दो चीज़ों को इकट्ठे दिखा दिया कि मिसिस गुप्ता भी उतनी ही लंबी है जितने कि मिस्टर सिन्हा है। उसी तरह हमें कुछ यहाँ पर फ़ोटो दी गई है और उनके बारे में लिखा हुआ है, और हमें ऐसे ही एज वर्ड का यूज़ करना है और ER का यूज़ करना है, और हमें इनके बारे में यही सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, टोल को टोलर लिख सकते हैं, कोल्ड को कोल्डर, हॉट को हॉटर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंगर, शॉर्ट शॉर्टर। तो अब हमें देखिए सबसे पहले हाइट्स के ऊपर बनाना है। तो जीबा जो पहली ये लेडी है, लड़की है, इसका नाम है जीबा, ये है 155 सेंटीमीटर की, सेकंड है 150 सेंटीमीटर की, और थर्ड भी जो है वो है 155 सेंटीमीटर की। तो देखिए इसके क्या क्या सेंटेंस बनेंगे। जेबा इज़ एज टॉल एज रानी। देखिए जो जेबा है वो उतनी ही लंबी है जितनी की रानी है। सेकंड है जेबा इज़ टॉलर देन रूबी। ये भी सही है, जो जेबा है वो रूबी से लंबी है। रानी इज़ टॉलर देन रूबी। जो रानी है वो रूबी से लंबी है। बट
रूबी इज़ शॉर्टर देन जीबा एज वेल एज रानी, पर जो रूबी है वो जेबा और रानी दोनों से छोटी है। इसी तरह नेक्स्ट है वेट लिफ्टर। ये जो तीनों लड़के हैं ये इनका वेट किया गया क्या है इसमें, जो फर्स्ट बॉय है उसका 50 किलो है, सेकंड का भी 50 है, और जो थर्ड है उसका कितना है 65 किलो। तो इसमें क्या वर्ड बनेंगे, विजय इज एज स्ट्रोंग एज अक्षय, जो विजय है वो भी उतना ही, उसका भी उतना ही वजन है जितना कि अक्षय का है। अनवर इज स्ट्रोंगर देन विजय, जो अनवर है वो विजय से स्ट्रोंग है, एज वेल एज अक्षय, और अक्षय से भी स्ट्रोंग है। नाइदर विजय नोर अक्षय इज एज स्ट्रोंग एज अनवर, लेकिन जो विजय और अक्षय है वो दोनों ही अनवर से स्ट्रोंग नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट है सिटी टेम्परेचर। शिमला इज एज कोल्ड एज गंगटोक, शिमला और गंगटोक इज नॉट सो कोल्ड एज श्रीनगर, जो शिमला और गंगटोक है वो श्रीनगर जितने ठंडे नहीं हैं। शिमला इज़ नॉट कोल्डर देन श्रीनगर, जो शिमला है वो श्रीनगर से कोल्डर नहीं है। उसके बाद लेंस, रोमीज पेंसिल इज़ एज लॉन्ग एज राजाज पेंसिल, जो रोमी की पेंसिल है वो भी उतनी ही लंबी है जितनी की राजा की पेंसिल है, 3 इंच 3 इंच। सेकंड है मोनाज पेंसिल इज़ लॉन्गर देन दैट ऑफ रोमी और राजू, जो मोना की पेंसिल है वो लंबी है किससे, रोमी और राजू की पेंसिल से। लास्ट है सिटी टेम्परेचर। दिल्ली का 43 डिग्री है, चेन्नई का 39 डिग्री है और नागपुर का भी 43 डिग्री है। तो क्या सेंटेंस बनेगा, दिल्ली इज़ एज हॉट हैज़ नागपुर, दिल्ली उतनी ही हॉट है जितनी कि नागपुर है। सेकंड बनेगा चेन्नई इज़ नॉट हॉटर देन दिल्ली और नागपुर, जो चेन्नई है वो दिल्ली और नागपुर जितनी गर्म नहीं है, हॉट नहीं है। दिल्ली इज़ हॉटर देन चेन्नई, जो दिल्ली है वो चेन्नई से ज़्यादा गर्म है। चलिए हमारे कंप्लीट हुए। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है ये। इसमें हमें क्या करना है, माई फेवरेट प्लेस। रीड अगेन द पैराग्राफ्स ऑफ द स्टोरी इन विच द ऑथर डिस्क्राइब्स द बनियन ट्री एंड वट ही यूज्ड टू डू देयर। हमें क्या कहा गया इसमें कि हमें कहा गया कि हम दोबारा से स्टोरी को रीड करें और देखें कि ऑथर ने क्या डिस्क्राइब किया है बनियन ट्री के बारे में, और जो वो लड़का था वो उसको कैसे यूज़ करता था। इज़ देयर अ प्लेस इन योर हाउस और इन योर ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल्स और आंट्स हाउसेज दैट यू स्पेशली लाइक। अभी इसमें क्या गया है, क्या आपके घर में भी कोई ऐसी जगह है, आपके घर में आपके दादाजी के, आपके अंकल आंटी के घर में कोई ऐसी जगह है जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर बैठना। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इट, और अगर कोई है तो उसके ऊपर हमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो इसमें क्या यूज़ करना है, इसने कहा है वेयर इट इज़, वो कहाँ पर है ये बताना है, व्हाट यू डू देयर, और आप वहाँ पर क्या करते हैं, और वाई यू लाइक इट, और आपको वो जगह क्यों पसंद है। ये तीनों बातें हमें उस पैराग्राफ में बतानी है। यू मे इंस्टेड राइट अबाउट अ प्लेस यू डिसलाइक और आर अफ्रेड ऑफ, और इसके अलावा आप किसी ऐसे प्लेस के बारे में भी बता सकते हैं जिसे आप बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं और वहाँ पर जाने से डरते हैं, और उसमें भी यही 3 चीज़ें आ जाएंगी कि आप वहाँ पर भाई वो प्लेस कहाँ पर है, आप वहाँ पर क्यों नहीं जाते, और आपको वो पसंद क्यों नहीं है, और आप वहाँ पर जाने से क्यों डरते हो। ये चीज़ें हमें उसमें बतानी हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को करते हैं। माई फेवरेट प्लेस इन द हाउस इज़ आइदर द बैल्कनी और द सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बिल्ट राउंड द स्टेम ऑफ द पीपल ट्री। जो मेरे घर में मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है वो है हमारे घर की बैल्कनी, और एक घर के पास पीपल का पेड़ है जिसके नीचे सीमेंट का गोल चकेरा बनाया हुआ है जहाँ पर मैं बैठता हूँ। आई यूज़ टू सिट इन द बैल्कनी टू इन्जॉय द सनशाइन ऑन विंटर डेज, और सर्दियों के समय में मैं अपनी बैल्कनी में बैठता हूँ धूप सेकने के लिए। एंड द कूल ब्रिज ऑन द समर मॉर्निंग्स, और गर्मियों के समय में उस पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवाओं का मज़ा लेता हूँ। आई लर्न माई लेसन्स एंड इवन डू माई होमवर्क देयर, मैं अपने वहाँ पर लेसन्स सीखता हूँ और अपना होमवर्क बैठकर वहाँ पर करता हूँ। आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ एन आइसोलेटेड क्वाइट एंड ओपन प्लेस, मुझे वह जगह इसलिए पसंद है क्योंकि वह जगह बहुत ही शांत है और बहुत ही
खुली है जहाँ पर मैं आराम से बैठकर अपना काम कर सकता हूँ बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो चलिए हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।